यस, ऑपरेशनल एबिलिटी बता चुका था मैं आपको, ठीक है। कंसेप्चुअल क्या होती है, ऑपरेशनल क्या होती है, कंफर्म कर दिया था आपने। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपको डिस्कस कर चुका था आपसे, ठीक है। अजम्पशन में आपसे डिस्कस कर चुका था। बेसिक प्रिंसिपल्स हैं दैट आर नॉट लॉजिकली साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होते हैं, मे और मे नॉट बी लॉजिकली क्लियर। कोई रीजनिंग दे सकता है बट साइंटिफिकली वो जनरली प्रूवन नहीं होते हैं, ऐसे एजम्पशन होते हैं। जनरली इनको क्वालिटेटिव स्टडीज के अंदर एजम्पशंस को लिखते हैं। इसके बाद मैंने आपसे बात की थी हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस क्या था? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है, आपके जो वेरिएबल्स है उसके बीच की रिलेशनशिप को शो करता है। क्लियर? ऑलवेज हाइपोथेसिस राइट इन विच, हाँ, इन विच टेंस? प्रेजेंट टेंस में, नॉट इन फ्यूचर टेंस, ठीक है। कहीं कहीं आपको फ्यूचर टेंस में लिखी हुई मिलती है बहुत, इसलिए मैंने इसको कहा हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखनी है आपको। क्लियर? हाइपोथेसिस जनरली वैसे बहुत सारे टाइप्स की हाइपोथेसिस होती है, मैंने यहाँ पे एक दो टाइप की हाइपोथेसिस बताई आपको। एक है रिसर्च हाइपोथेसिस, एक है नल हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस जो है, जिसको अपन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, वो आपके रिलेशनशिप के बीच में क्या बताती है? पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करती है कि आपका जो लंग कैंसर है या स्मोकिंग और टोबैको है, इसके बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये और ऐसी हाइपोथेसिस जो आपके वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को नेगेटिव कहती है, नेगेटिव इन द सेंस कहती है कि नो रिलेशनशिप। क्लियर? तो ऐसी हाइपोथेसिस हम क्या बोलते हैं? नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। कहानी क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? लिटरेचर ऑफ रिव्यू बता चुका था मैं आपको कि जितने भी आप जब रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी डेटा आपको कलेक्ट करना है। पहले से क्या रिसर्च स्टडी हो चुकी है, उसमें क्या कमियां थी, क्या उसमें अच्छाई थी, ठीक है, उसको आपको फाइंड आउट करना है और आपकी रिसर्च स्टडी के अंदर उसको क्या करना है? आपको इंप्रूव करना है। क्लियर? तो जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं लिटरेचर का, बुक से, जर्नल से, थीसिस से, क्लियर, तो वो आपको किसका पार्ट है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पार्ट है। क्या? फिर मैंने आपसे बात की दैट इज दो वर्ड में यहां से आपको लेकर के चलूंगा, इसको आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। दैट इज लिमिटेशंस और डिलिमिटेशंस। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। लिमिटेशंस क्या है कि रेस्ट्रिक्शंस इन ए स्टडी दैट मे बी डिक्रीज द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग। एक क्या होता है, अभी मैंने आपसे इससे पहले एक पॉइंट डिस्कस किया दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो आप जब रिव्यू करते हैं पुरानी रिसर्च स्टडीज का, जब आप अपनी स्टडी करने जा रहे हैं तो पुरानी देखेंगे कि उन्होंने क्या कमी छोड़ी थी, क्या मैं उसमें इंप्रूव कर सकता हूं, क्या सैंपल साइज कम थी तो मैं उसको और इंप्रूव कर दूं, उन्होंने एक जगह पे की तो मैं मल्टीपल जगह पे कर सकता हूं, लाइक दैट। क्लियर? लेकिन तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं या वो आपके रिसर्च स्टडी की कमी है, दैट इज योर वीकनेस ऑफ योर रिसर्च स्टडी। सपोज आपने सैंपल साइज बहुत कम लिया, अपन बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, नॉलेज स्कोर की। क्लियर? तो क्या होगा कि आपने एक कॉलेज में जाकर के क्या कर दिया, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के सैंपल ले लिए, क्लियर, और आपने अपना रिसर्च एनालिसिस कर दिया और उसको आपने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया, और आपने कहा कि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं जनरली उसके अंदर ब्रोंकाइटिस के बारे में नॉलेज स्कोर क्या है, वो क्या है, कम है। चाहे प्री टेस्ट निकाला हो, चाहे आपने पोस्ट टेस्ट निकाला हो। यार अब आपने एक जगह के सैंपल लेकर के आपने सारे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए लागू कर दिया उसको, तो ये तो देखा तो बायास है। तो ये आपका स्टडी का वीक पॉइंट है। आप 2, 5, 10 कॉलेज लेते, सपोज भोपाल की बात करते, ठीक है, 10 कॉलेज से सैंपल्स देते, क्लियर, तो आपका थोड़ा सा कुछ क्रेडिबिलिटी होती। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। सपोज आपने मेथोडोलॉजी अच्छे से यूज नहीं की, या आपने जो मेनली सैंपल साइज से आता है, सैंपल जो है आपका, मैंने एक वर्ड यूज किया था, किसने बोला सर, एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल, है ना, कि जो सैंपल का रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं था, उसमें कुछ सेकेंडरीज आ गए, कुछ बायसनेस आ गई। तो जो आपकी स्टडी की जो वीकनेस है, जो आपकी स्टडी की जो क्रेडिबिलिटी है,
जो उसकी गुणवत्ता है, क्रेडिबिलिटी, ठीक है, उसको कमजोर बनाती है। जो आपकी रिसर्च स्टडी की वीकनेस है, जो आपकी क्रेडिबिलिटी को क्या बनाती है, कमजोर बनाती है, दैट इज योर लिमिटेशंस, दैट इज योर लिमिटेशंस। एंड सेम वर्ड इज द डिलिमिटेशन। फर्क इतना सा है कि ये जो है, ये आपने फाइंड आउट किया जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपकी रिसर्च स्टडी की क्या है, वीकनेस है, क्लियर, वो आपकी लिमिटेशंस थी। लेकिन कुछ क्राइटेरिया जो प्री सेट होते हैं पहले से, दैट इज अ प्री सेट क्राइटेरिया। आप अपनी रिसर्च स्टडी में कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं कि मुझे उन्हीं क्राइटेरिया को जो फॉलो करता है, उन्हीं सैंपल्स को मुझे क्या करना है, लेना है। क्लियर। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आपने कहा कि मुझे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स चाहिए, आपने थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को लिया। आपने कहा मुझे इस कॉलेज के स्टूडेंट चाहिए, आपने उस कॉलेज को लिया। आपने कहा मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने पहले ब्रोंकाइटिस के ऊपर कोई भी सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप अटेंड नहीं किया हुआ हो, वो लोग चाहिए मुझे, सारे फ्रेश सैंपल चाहिए, तब मुझे एक्चुअल पता चलेगा। क्लियर। या आपने कहा मुझे एडल्ट चाहिए। अब एडल्ट आपने कहा कि मुझे जो 18 साल से ऊपर का है, 60 साल से कम का है, वो चाहिए, ठीक है। सपोज मैं न्यूट्रोपिनिया पे स्टडी कर रहा हूं टेगाडर्म की, तो आपने कहा कि जिसका WBC काउंट 10,000 से कम है, मुझे वो चाहिए। तो आपने कुछ क्राइटेरिया क्या कर दिए, सेट कर दिए। दैट इज द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। उनको क्या बोलते हैं हम, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। मतलब जो पॉपुलेशन मेरे क्राइटेरिया को फॉलो करती है, इंक्लूजन क्राइटेरिया को मैंने बना दिया है कि भैया BSc नर्सिंग थर्ड ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए। क्लियर। सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर में पढ़ने वाला स्टूडेंट होना चाहिए। ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए जिसने पहले से ब्रोंकाइटिस के ऊपर कोई भी वर्कशॉप अटेंड नहीं किया हुआ हो। ये मैंने कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए, ठीक है। तो जो मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, मैं उन्हीं सैंपल्स को क्या करूंगा, मेरी रिसर्च स्टडी के अंदर क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा। जो रिसर्च स्टडी को है, सपोज आपने लिखा कि दोज स्टूडेंट्स हु नोज इंग्लिश वेरी वेल, ओनली उसी को आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको आपने इंक्लूड नहीं किया। तो आपने सपोज क्वेश्चन बनाए वो इंग्लिश में बनाए, सपोज हिंदी में बनाए, तो आपने जिसको इंग्लिश हिंदी आती उसी को लिया आपने। मेरी बात समझ रहे हैं आपने। तो कुछ क्राइटेरिया, दैट इज अ प्री सेट क्राइटेरिया, आपने पहले से क्राइटेरिया कुछ क्या कर दिए, सेट कर दिए, ठीक है, कि वो हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया रहेंगे और ये हमारे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रहेंगे। जो उसको फॉलो नहीं करता वो क्या आएगा, आपका एक्सक्लूजन के अंदर आएगा। तो दैट इज द प्री सेट क्राइटेरिया जो आपकी रिसर्च स्टडी के अंदर है, दैट इज योर डिलिमिटेशंस। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लिमिटेशंस एंड डिलिमिटेशंस। समझ में आई? फिर समझाता हूं। लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो रिसर्च स्टडी आपने कंडक्ट किया है, आपने आपके उसकी कुछ बाउंड्रीज थी, ठीक है, आप उससे ज्यादा नहीं कर पाए। सपोज आपको सैंपल, आप तो चले अक्रॉस इंडिया करना चाहते थे, लेकिन आपके पास सैंपल, आपकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे, फिजिबिलिटी नहीं थी आपकी रिसर्च स्टडी की, आपकी मनी की, बजट की, ऑल द थिंग्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्लियर। तो आप एक स्मॉल स्केल में कर पाए। तो आपकी रिसर्च स्टडी की जितनी भी वीकनेस पॉइंट थे, ठीक है, आपने नॉलेज असेस किया तो प्रैक्टिस असेस नहीं किया, ठीक है, तो वो दूसरा आदमी, जैसे आप फाइंड आउट करोगे रिव्यू लिटरेचर से कि अगले वाले ने क्या कमी की है ना, हम उसको सुधारेंगे, लाइक। तो जो आपकी स्टडी की वीकनेस थी, क्लियर, तो वो आपकी क्या है, लिमिटेशंस है। लेकिन आपने आपकी स्टडी में पहले से ही कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखे हैं कि भैया मुझे इस लिमिट में ही मुझे क्या करना है, काम करना है, मुझे ये इतने ही सैंपल पे काम करना है, इन्हीं लोगों पे काम करना है, चिल्ड्रन पे ही करना है, एडल्ट पे नहीं करना है। आपने कोई स्टडी एडल्ट पे की तो आपकी उसकी वीकनेस क्या हो गई कि आपने चिल्ड्रन पे नहीं की है, तो उसका वीक पॉइंट है। तो आपने पहले से ही सेट कर रखा है कि हमें मुझे एडल्ट लेना है, इस एज से इस एज तक को लेना है मुझे, ठीक है। दैट इज जो प्री सेट क्राइटेरिया कि व्हाट टू बी इंक्लूडेड और व्हाट टू बी एक्सक्लूडेड, क्लियर। दैट इज योर प्री सेट क्राइटेरिया, दैट इज योर डिलिमिटेशंस। बहुत बार क्वेश्चन आया इसके ऊपर रिसर्च के एग्जाम में, याद रखिए। डिलिमिटेशंस क्या, मैं एमसीक्यूज दूंगा तब समझ में आएगा कितना समझ में आया है। समझ में आया लिमिटेशन क्या है, डिलिमिटेशंस क्या है। आगे बढ़ूं। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, दैट इज अ इंटरवे, या तो आप उसको चेंजेस के, हाँ यार मैं भी इससे परेशान हूं, ये मुझसे परेशान, नहीं मैं तो इतना दूर था यार। लिख तो दिया होगा आपने, है ना।
कभी माइक साथ नहीं दे रहा है, कभी ये नहीं दे रहा है। मैनिपुलेशन, ठीक है। मैनिपुलेशन का मतलब मैंने आपसे कहा था अभी, आप जो रिसर्च स्टडी कर रहे हैं ब्रोंकाइटिस के ऊपर, नॉलेज असेस कर रहे हैं थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो आप असेस करने गए तो आपने पहले प्री टेस्ट लिया, आपने स्कोर ले लिया उसका, ठीक है। उसके बाद आपने उनको पढ़ाया, आपने उसके ऊपर कुछ चेंजेस किए, मैनिपुलेशन चेंजेस है ना, आपने उसके ऊपर कुछ इंटरवेंशंस किया, जैसे आपने पढ़ा इंटरवेंशंस, आप नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा होगा आपने, है ना, ठीक है, कि एक तो आप प्लानिंग करते हैं पहले ये करना है, एक उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दैट इज योर इंटरवेंशंस। आपने जो भी इंटरवेंशंस किए हैं आपकी स्टडीज के अंदर, जैसे मैंने लेसन प्लान को आपको पढ़ाया है, ठीक, मैंने आपके ऊपर इंटरवेंशंस किया है, तो उसके बाद मैंने पोस्ट टेस्ट लिया है, तो जो मैंने ये इंटरवेंशन किया है, चाहे जो ट्रीटमेंट किया है या जो इंप्लीमेंटेशन किया है, दैट इज योर मैनिपुलेशन, दैट इज योर मैनिपुलेशन। समझ में आई? जो भी मैं आपके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, चाहे आप लेसन प्लान की इफेक्टिवनेस देखें तो लेसन प्लान, मैं टेगाडर्म और डायनाप्लास का मैं एग्जांपल दिया था, तो मैं टेगाडर्म लगा रहा हूं या डायनाप्लास लगा रहा हूं, तो वो मैं आपके ऊपर इंटरवेंशंस कर रहा हूं, है ना, कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ अप्लाई कर रहा हूं, जो भी वॉट एवर थिंग्स, ठीक है। किसी प्रोडक्ट के बारे में आप उसकी क्वालिटी चेक करना चाह रहे हैं कि ये इफेक्टिव है या नहीं है, सपोज कोई भी प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, तो आपको मैं प्रोडक्ट को अप्लाई करूंगा तभी पता चलेगा ना, तो आपने उसके ऊपर क्या किया, इंटरवेंशंस किया, अप्लाई किया, इंप्लीमेंट किया, चेंजेस किया पॉपुलेशन के अंदर, क्लियर, दैट इज योर मैनिपुलेशन। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बढ़ू। बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। नेक्स्ट वन इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मैं इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूं आपसे थोड़ी सी, है ना। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, मैंने फिर कहा है कि आम पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिसर्च पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं। रिसर्च पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट आपकी स्टडी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। सपोज हम क्या कर रहे हैं यहां पर, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स तो स्टडी करना चाह रहे हैं, ये सब्जेक्ट हम इंक्लूड कर रहे हैं, क्लियर। तो जितने भी बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो हमारी क्या है, पॉपुलेशन। जितने भी बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो हमारी क्या है भैया, पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन के और सब टाइप्स होते हैं, दैट इज अ टारगेट पॉपुलेशन, और चला गया चल रहा है, कोई बात नहीं, उसके बाद में समझ लेंगे। इसके बाद अलावा कि पॉपुलेशन की मैं बात करता हूं, मैं डिटेल में पॉपुलेशन में जब मैं पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा, टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या होती है, अभी उसमें चला जाएगा बहुत सारा टाइम। अभी सिंपल सा मैं पॉपुलेशन वर्ड बता रहा हूं, यहाँ पे पॉपुलेशन रिसर्च पॉपुलेशन से है कि जो भी सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आप सपोज ब्रोंकाइटिस के ऊपर बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट का नॉलेज कर रहे हैं, तो जितने भी बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्लियर, वो आपके क्या है भैया, पॉपुलेशन है, क्लियर, समझ में आ रही। सपोज आप सीओपीडी के ऊपर पेशेंट्स का नॉलेज को असेस करें, तो जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको सीओपीडी है वो आपकी क्या है भैया, पॉपुलेशन है, क्लियर। ऐसे पेशेंट पे असेस कर रहे हैं जिनको म्यूकरमाइकोसिस है, जितने भी पेशेंट म्यूकरमाइकोसिस के वो हमारी क्या है, पॉपुलेशन। टारगेट क्या है, असेसिबल पॉपुलेशन क्या होता है, लेटर आई विल डिस्कस, क्लियर। सो आ गया रिसर्च सेटिंग, स्टडी सेटिंग, इट मींस द प्लेस वेयर यू कंडक्ट द स्टडी, एरिया कहां आप स्टडी कर रहे हैं। अभी स्टडी कहां कर रहे हैं हम, ये तो हमारी पॉपुलेशन है, सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर, हाँ, सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंने इसलिए नहीं लिया किसी का कि यार कल को कोई कह दे भैया आप हमारे कॉलेज का नाम कैसे यूज कर रहे हो, है ना, इसलिए, ठीक है ना। तो मेरे कॉलेज का नाम था ये सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर, उसका मैंने नाम ले लिया, तो मैं वहां के स्टूडेंट्स को ले रहा हूं, वहां के स्टूडेंट्स को स्टडी कर रहा हूं मैं, तो वो क्या हो गया, मेरा जो रिसर्च सेटिंग कौन सा भैया, सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर। सपोज मैं कोई भी हॉस्पिटल एम्स जोधपुर के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर कोई स्टडी करना चाह रहा हूं, तो मेरा रिसर्च सेटिंग जो है, मेरा एरिया कौन सा हो गया, एम्स जोधपुर हो गया। तो जो एरिया, जो प्लेस जहां पे आप रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं भैया, रिसर्च सेटिंग। समझ में आ रहा है भैया? द स्टडी सेटिंग इज द लोकेशन इन विच द रिसर्च इज कंडक्टेड, क्लियर, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट इज अ
सैंपल इज अ पार्ट और सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। आप समझेंगे कि मुझे सपोज आपने कहा कि थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स का नॉलेज असेस करना है ब्रोंकाइटिस के ऊपर, तो मैं अक्रॉस द इंडिया और सब जगह जाके तो एक एक थर्ड ईयर स्टूडेंट से तो मैं ले नहीं पाऊंगा, उसको असेस नहीं कर पाऊंगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक इम्पॉसिबल, आई थिंक इम्पॉसिबल। क्लियर? तो उसके लिए क्या है, हमने कुछ पॉपुलेशन जो है उसमें से कुछ लोगों को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। कुछ लोगों को सेलेक्ट करने का भी प्रोसेस है, सैंपलिंग प्रोसेस मत पढ़ेंगे। ठीक है? तो मैंने क्या कर दिया, कुछ लोगों को सेलेक्ट कर दिया और मुझे सपोज चाहिए थे 100 सैंपल। ये कैसे निकालते, सैंपल साइज का कैलकुलेशन फॉर्मूला है, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है? हाँ, अपने अंदाज से नहीं लेते कि 50 ले, 20 ले, 30 ले। हाँ, एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है कोई भी रिसर्च करने से पहले। सपोज मेरा फॉर्मूला निकल करके आया, मुझे 100 सैंपल चाहिए मेरे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए, या ये तो कम है, 50 चाहिए मुझे। ठीक है? तो जो 50 सैंपल है वो मैंने बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट में से ले लिए 50 लोग। तो ये जो 50 लोग मेरी स्टडी के अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मेरी रिसर्च स्टडी के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं पार्टिसिपेंट्स है मेरी रिसर्च स्टडी के अंदर, क्लियर? तो दैट इज योर सैंपल, दैट इज योर सैंपल। क्लियर? और एक सैंपल मैंने 50 लोगों को सेलेक्ट किया, ये 50 लोग आ गए थर्ड ईयर के स्टूडेंट। ठीक है? उसमें से एक पार्ट जो है दैट इज योर एलिमेंट, दैट इज योर एलिमेंट। मैं बाद में उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है? सैंपल समझ में आ रहा है? पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से मैंने कुछ सैंपल्स ले लिए हैं जो उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव देते हैं उस पॉपुलेशन को। ठीक है? वही लूंगा जो एक्चुअली उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव देते हैं। मैं थर्ड ईयर के ही स्टूडेंट में ले रहा हूं, ब्रोंकाइटिस के ही मैं पेशेंट्स ले रहा हूं, समझ रहे? अगर पेशेंट पर कर रहा हूं तो क्लियर? तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और पूरी पॉपुलेशन पर नहीं कर सकते, इसलिए कुछ नंबर्स हम उससे सेलेक्ट करते हैं, दैट इज योर सैंपल। और एक सैंपल का जो सबसेट है दैट इज योर एलिमेंट। क्लियर? अब मैंने कहीं टच नहीं किया था, अपने आप चला गया था, है ना? और ये जो सैंपल को जो सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैंपलिंग। ठीक है? सैंपलिंग इज द प्रोसेस टू सेलेक्ट द सैंपल। सिंपल सी कहानी है। सैंपलिंग की प्रोसेस होती है, बहुत डिटेल चैप्टर है, इसको हम बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस सैंपलिंग से। क्लियर? दैट इज अ प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, संभावना। प्रोबेबल, यू आर द प्रोबेबल, है ना? प्रोबेबल का मतलब होता है संभावना। ठीक है? तो एक तो होता प्रोबेबिलिटी और एक होता नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं अपन रैंडमाइज सैंपल टेक्निक और नॉन प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं अपन नॉन रैंडमाइज सैंपल टेक्निक। दोनों मैंने दिखा दिया आपको। क्लियर? नाम से क्लियर है, मैंने बताया आपको कि प्रोबेबल का मतलब क्या है, संभावना। तो प्रोबेबल का मतलब क्या है कि मुझे यहां से 10 सैंपल चाहिए, इस क्लास में से मुझे 10 सैंपल चाहिए। ठीक है? तो एक तो मैंने इसको ले लिया, मेरी इच्छा से इसको ले लिया, मेरी इच्छा से ले लिया। दिस इज नॉट अ राइट वे टू सेलेक्ट द सैंपल, इट्स नॉट अ राइट वे टू सेलेक्ट द सैंपल। क्लियर? तो भाई आ जाएगा, मैं मेरी इच्छा से ले लिया, मैंने अच्छे से स्टूडेंट को छांट लिया, अच्छा नंबर आ जाएगा, हो जाएगा, सर बड़े आदमी है तो अच्छा पढ़ाते है ना, मैंने अच्छे से स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मुझे परफॉर्मेंस देखनी है। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है कि हर आदमी को मौका है कि वो सेलेक्ट हो सकता है, हर आदमी के पास संभावना है कि वो सेलेक्ट हो सकता है। उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया मैंने फिक्स नहीं कर रखे कि यार जिसके पास ये क्राइटेरिया उसी को मैं लूंगा। तो एवरीवन्स हैविंग द चांस, एवरीवन्स हैविंग द चांस टू बी सेलेक्ट एज ए रिसर्च पार्टिसिपेंट। हर आदमी को पूरा पूरा चांस है कि वो रिसर्च स्टडी के अंदर एज ए पार्टिसिपेंट सेलेक्ट हो सकता है, दैट इज कम्स अंडर द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। लेकिन कुछ क्राइटेरिया ऐसे सेट होते हैं, कुछ क्राइटेरिया ऐसे डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, अभी नाम से क्लियर कर ले, जिसके अंदर सभी को चांस नहीं मिल पाता है। सपोज यहाँ पे मुझे थर्ड ईयर के स्टूडेंट चाहिए, यहाँ पे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सब बैठे हुए, तो मुझे थर्ड ईयर की चाहिए। क्लियर? तो मैं उन्हीं को लूंगा, तो बाकी के बच्चे हुए तो उनको संभावना ही नहीं है। क्लियर? तो कुछ क्राइटेरिया फिक्स होते हैं जिसमें सभी को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, दैट कम्स अंडर द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडमाइज्ड सैंपलिंग। क्लियर? आगे बात करूं, डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, बहुत पूरा चैप्टर है ये। क्लियर? बहुत सारे टाइप्स है, सब टाइप्स है, बात करें। अभी केवल टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर रहा हूं मैं, कि कभी वर्ड आया आगे जब रिसर्च में तो आपको पता चले कि ये भला क्या है। ठीक है?
दो वर्ड यहां से मैं दिखाऊंगा आपको, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ठीक है, यहां तक करेंगे, उसके बाद में करेंगे। दो वर्ड है यहां पे कि रिलायबल और वैलिड। ठीक है, क्या डिफरेंस है, मैं सीधा एग्जांपल से समझाता हूं, लिखी हुई चीजें आप लिखते रहना। कि आप किसी टूल या किसी इंस्ट्रूमेंट वर्ड का यूज कर रहा हूं, टूल बाद में वर्ड यूज करूंगा, टूल ही रिसर्च में यूज होता है जनरली, इंस्ट्रूमेंट भी होता है, मोस्टली टूल यूज होता है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट, सपोज मैं वेइंग मशीन की बात करूं आपसे, आपने एक वेइंग मशीन बनाई है। ठीक है, वेइंग मशीन बनाई है, किस लिए बनाई वेइंग मशीन? वेइंग मशीन किस लिए आती है? वेट को मेजर करने के लिए। हाँ, वेइंग मशीन बोलते हैं उसको, वेइंग मशीन ही बोलते हैं उसको, WEIGHN। हाँ, पर उसको वेट मशीन बोलते हो, वेट मशीन समझो। हाँ, वेइंग मशीन और वेट मशीन, उसका प्रोनाउंसिएशन वेइंग मशीन होता है। क्या सब वेट मशीन बोलते हैं, क्या जो मेजोरिटी ऑफ पीपल बोलते हैं वो सही होता है वैसे, है ना। तो जो भी आपकी वेइंग मशीन है, आपने वेट मशीन बनाई है, क्लियर। तो वेट मशीन जो है आपकी, वो किससे बनाई है आपने? वेट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो मैंने जो वेट मशीन बनाई है, वो अगर वेट ही मेजर कर रही है, मतलब मैंने जो मशीन बनाई है जिस पर्पस के लिए बनाई है ना, और वो उसी चीज को मेजर कर रही है, उस पर्पस को ही फुलफिल कर रही है, इट मींस दैट मशीन इज वैलिड, दैट इंस्ट्रूमेंट इज वैलिड, दैट टूल इज वैलिड। इट मींस व्हाट इट सपोज टू बी मेजर, लिखा है मैंने, द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट व्हाट इज इंटेंडेड टू बी मेजर, व्हाट इज सपोज टू बी मेजर, वो जिसके लिए बनाया गया कि सपोज वेट मेजर करने के लिए बनाया गया है, और वो वेट ही मेजर कर रहा है, इट मींस दैट इंस्ट्रूमेंट having the valid, not reliable। अभी बताऊंगा डिफरेंस, समझ में आई मेरी कहानी? जो इंस्ट्रूमेंट